हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपी ट्यूटोरिया। मैं दिलीप पाटीदार। आज आप नेशनल मेरिट का मेंस स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम और इसका जो पेपर था बहुत ही बढ़िया पेपर था और आपको अब यहाँ पर आंसर की तलाश होगी कि इसकी आंसर की क्या होगी, किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा, इसके सही आंसर क्या होंगे, आप मिलाना चाह रहे होंगे। तो हम आपके लिए लेके आए हैं इसकी आंसर शीट, तो फटाफट इसे आप मिलान कर सकते हैं। इससे पहले के पार्ट में हम आपको मैथमेटिक्स का और पार्ट फर्स्ट का कंप्लीट करवा चुके हैं। चूंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट में कंप्लीट किया है। मैथमेटिक्स को सॉल्व करवाया है और फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट किया है। उसके बाद यह आपका सेकंड पार्ट है, इसमें हम साइंस से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट है यह है साइंस का, ठीक है। तो पार्ट नंबर सेकंड है ये हमारा। स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा विटामिन आंखों को स्वस्थ रखता है? तो आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जो विटामिन होता है वह होता है आपका विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा भावजन्य रोग आयोडीन की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से यहाँ पर घेंगा रोग होता है। वह प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कपास से बीजों को हाथों द्वारा पृथक किया जाता है? तो इसे हम कहते हैं सूत का काटना, ठीक है। सूत काटना बोलते हैं उसे, ओटना नहीं बोलते हैं, बुनना बांधना अलग होता है। निम्न में से कौन सा पराभासी पदार्थ का उदाहरण है? तो पराभासी हमारा जो होता है वह होता है तेल लगा हुआ कागज। पत्ती के उस भाग को क्या कहते हैं जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी हुई रहती है? तो उसे हम कहते हैं पर्णव्रत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, पुष्प के केंद्र में स्थित आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं पुंकेसर। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं धुराद्र संधि। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8, जन्म के समय मानव कंकाल में लगभग कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो यहाँ पर हम अस्थियों की संख्या देखें तो वह अस्थियों की संख्या होती है 209। मानव मेरुदंड कितनी कोशिकाओं से बना होता है? मानव मेरुदंड आपके 33 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लोलक की गति किस प्रकार की गति का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर ये पेंडुलम जो है आपका आवृत्ति गति का उदाहरण होता है, बार बार वहीं पर रिवर्स फॉरवर्ड होता रहता है। इसके बाद 11 नंबर, पत्ती की सतह पर उपस्थित छिद्रों सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हम उसे कहते हैं रंध्र। या आपकी पत्ती होती है, इस पत्ती के ऊपर जो बारीक बारीक छिद्र होते हैं जिनसे वे सांस लेते हैं उन्हें हम रंध्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन एक परजीवी पौधे का उदाहरण है जो पादप परपोषी को अमूल्य पोषक तत्वों से वंचित कर देता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा अमरबेल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, उस पोषण प्रणाली को क्या कहा जाता है इसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों को पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? तो इसको बोलते हैं मृत जीवी। और प्रश्न नंबर 14, जीवाणु राइजोबियम चना मटर मूंग सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहकर उनमें किस की आपूर्ति करते हैं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं जमीन के अंदर। और नेक्स्ट है, मानव शरीर में छोटी आंत लगभग कितनी लंबी होती है? तो 7.5 मीटर वह लंबी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है? बड़ी ग्रंथि है, लंबी नहीं, बड़ी ग्रंथि है। यहाँ IMP है ये क्वेश्चन, नोट करने वाली बात है। तो यहाँ पर यह होता है आपका यकृत या लीवर। अब रूमिनेट जुगाली करने वाले पशुओं में, इन्हें कहते हैं रूमिनेट, में अमाशय कितने भागों में बटा हुआ होता है? तो यहाँ पर यह 4 भागों में बटा हुआ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, पासमीना साले किस पशु के कोमल बालों से बनाई जाती है? तो यहाँ पर यह कश्मीरी बकरी के बालों से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, सभी प्राणियों को किस रूप में समूहीकृत किया गया है? तो सभी प्राणियों को किस रूप में समूहीकृत किया गया है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आएगा परपोषी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में दिया गया है, फ़ारेनहाइट में नहीं दिया गया है, इसलिए आंसर आप 37 डिग्री सेल्सियस करके आए हैं तो बढ़िया है। उसके बाद 21, एसिटिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल आपका सिरका
में पाया जाता है। उसके बाद है 22 वाला, चींटी के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर फार्मिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जनरली बार बार पूछा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह होता है इसका सही नाम। अब आपका क्वेश्चन नंबर 24, कोई मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियां होती है अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, इसके पाए जाने की संभावना निम्न में से किस क्षेत्र में होगी कि इस प्रकार का जीव किस क्षेत्र में मिलेगा? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन में धारीदार जीव आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 25, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो यहाँ पर गर्म और आर्द्र जलवायु इसका अच्छा वर्णन करते हैं। निम्न में से कौन सा प्राणी सबसे तेज चाल को प्राप्त कर सकता है, मतलब सबसे तेज चाल से भाग सकता है? तो वह होता है आपका चीता। ठीक है, चीता सबसे तेज चाल से भाग सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 में है आपका सही आंसर आएगा हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड। ठीक है, इस व्यक्ति ने चुंबकीय प्रभाव में विक्षेप देखा था। ठीक है, तो यह इसका सही आंसर आएगा। और 28, वाहनों के पार्श्व दर्पणों में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? पार्श्व मतलब ये आपकी जो गाड़ी होती है, इस गाड़ी का इधर हेडलाइट, यहाँ पर ड्राइवर की सीट होती है और यहाँ पर जो कांच लगा होता है उसको कहते हैं पार्श्व साइड मिरर। तो इस साइड मिरर में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। अब आपका 29 है, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो यह बनता है अवतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, रोहन अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। यह आपका रोहन है यहाँ पर। ठीक है, यह रोहन है, यह दर्पण है, तो इसे यह देख रहा है। यदि उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है, यह कितनी मीटर है? 4 मीटर है। प्रतिबिंब इसके यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 4 मीटर। यदि किसके बीच की? दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की। तो दर्पण और प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो ये उसकी 4 मीटर की दूरी है, मतलब ये पूरी जो डिस्टेंस है ये आपकी 8 मीटर हो जाती है। यहाँ पर उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे दिखाई देता है। उसके बाद कह रहा है यदि दर्पण की ओर 1 मीटर आगे चलता है, तो यहाँ पर यदि 1 मीटर आगे चलता है तो प्रतिबिंब भी 1 मीटर से पीछे से इधर इस तरफ आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 6 मीटर। तो यहाँ पर फाइनली आंसर 6 मीटर आ जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने थोड़ा सा उस पर प्रकाश ज़्यादा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर एक निम्न में से कौन सी एक फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो यहाँ पर खरीफ की फसल नहीं है आपकी चना। निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु विषाणु जन्य नहीं है? तो विषाणु द्वारा नहीं फैलने वाली है पोलियो। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा पोलियो। उसके बाद 33, निम्न में से किसके उत्पादन में खमीर का प्रयोग किया जाता है? तो खमीर का प्रयोग आपके एल्कोहल उत्पादन में किया जाता है। इसे गलाकर सड़ाकर एल्कोहल बनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, संचारी रोगों का सबसे आम वाहक निम्न में से किसको माना गया है? कौन संचार ज़्यादा करता है? इधर से उधर उड़ने का काम मक्खी करती है और ये बार बार एक दूसरी जगह से बीमारी उठाकर दूसरी जगह लेकर जाती है। उसके बाद 35 से रेयान रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेयान रेशा आपका लकड़ी की लुगदी से प्राप्त किया जाता है। अब आ जाता है आपका सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। यह भी बिल्कुल आईएमपी पार्ट होता है, इसे भी आप मिला लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। अब आपका स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू हुई थी? तो यह हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, 18वीं सदी। आपका 38, इसका सीधा सीधा आंसर आ ए वाला। इसके बाद 39, बेगा जनजाति के लोग स्वयं को क्या मानते थे? तो ये मानते थे जंगल की संतान। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में झांसी की रानी के समय हुआ था। उसके बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो यह आपकी प्रारंभ की थी लॉर्ड मेकाले की जो शिक्षा पद्धति है वह अभी तक चल रही है। और यह बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन एक बहुत ही बड़ी घटना है, तो यह आपकी 1905 में
हुई थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। निम्न युग्मों को सही और सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको जोड़ियों का मिलान करना है। कबीर से गुरु नानक, सूरदास और तुलसीदास से इनकी पुस्तकों की के क्रम में आपको जमा कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो सी आंसर आ जाएगा। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर पूरी भारत के किस राज्य में है? तो यह बहुत ही फेमस मंदिर है और यह उड़ीसा में होता है, जहाँ पर पुरी का मेला और पुरी की जो सवारी निकलती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और उसके बाद 46 वाले में कवि कल्याण द्वारा रचित कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताने वाला संस्कृत काव्य है। तो ये है राजत रंगिणी। यह बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता, तो यह हमारे होते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि आपकी बुक के पीछे भी दिए गए हैं। अब आपका है 48 वाला, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की ऊपरी परत को हम स्थलमंडल कहते हैं। और निम्न युग्मों को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी वही मैच करना है कि तापमापी क्या करता है? तो तापमापी आपका तापमान नापता है। इस प्रकार से ये सारे आप जब मिलान करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो बी वाला आंसर आ जाएगा। तो आप ए का समझ लीजिए, यह तीसरा है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर बाकी किसी में तीसरा है ही नहीं, तो बाकी मिलान करने की आवश्यकता मुझे नहीं है, आप मिला लेना। अब 50 नंबर है, वायुमंडल की वह परत जिसमें हम सांस लेते हैं। हम कौन सी परत में सांस लेते हैं? तो हम जो है सांस लेते हैं क्षोभमंडल के अंदर। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को कहते हैं। तो यहाँ पर वह पवन कहलाती है लू। उसके बाद भूकंप नापने का यंत्र है। भूकंप हमारा सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। क्वेश्चन पिछले पार्ट के अंदर आया था आपको कि सिस्मोग्राफ था, चक्रवात था, भूकंप था और एक और कुछ ऑप्शन था। उसके अंदर हमने सिस्मोग्राफ को अलग किया था क्योंकि यह एक यंत्र और बाकी सब घटनाएं थी। तो यहाँ पर इस यंत्र का नाम भी आ चुका है। उसके बाद 53, सूर्य व चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? तो वहाँ पर होता है ज्वार भाटा। उसके बाद 54, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। ये कहाँ पर उत्पन्न होती है? तो ये हमारी होती है भूमध्य रेखा के निकट। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो यह होता है अमेजन बेसिन। 56, निचले इलाके किसके लिए अति संवेदनशील होते हैं? निचले इलाकों में क्या होता है? निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है, पानी भर जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? तो सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका सहारा मरुस्थल। तो इस प्रकार ये आपके 57 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 58 है, निम्न में से कौन सा कथन प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो क्या प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? कक्ष से निकलने के पश्चात बिजली के उपकरण बंद करना, यह क्या प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो बिल्कुल ये अनुकूल है। यह बात हो रही प्रतिकूल, तो यहाँ पर इसका सही आंसर डी आ जाएगा, क्योंकि ये अनुकूल नहीं है कह रहा है और ये तो अनुकूल है, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 59, भारत के लो एस्क उत्पादक राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन 59 है उसका सही आंसर होगा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लो एस्क का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद 60 है, एक राष्ट्र के संविधान में शामिल है। तो यहाँ पर 60 नंबर का आंसर आएगा आपका ए और बी। संविधान में नियम और कानून दोनों का पालन करना हमें होता है और दोनों ही शामिल होते हैं। तो इसका फाइनली आंसर सी वाला आ जाएगा। किसी लक्ष्य या सिद्धांत को उसके सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में कहा जाता है। तो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 61 का उस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका बी वाला। अब आपका है 62, यदि किसी कारखाने में 13 वर्ष का बालक कार्य कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम बाल श्रम कहेंगे। 13 वर्ष का बालक, 14 वर्ष से छोटा कोई बालक अगर मजदूरी करता पाया जाता है तो उसे बाल श्रम कानून के अंतर्गत मानते हैं। उसके बाद 63 में, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपका कौन सा यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं होता है। 64 में, आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो यह आपका पहले गोवा और एक और दूसरा स्टेट है उसके अंदर किया गया था, लेकिन कुछ समय
वहाँ पर लोकल असेंबली के इलेक्शन थे, इसलिए उसे हम आम चुनाव नहीं मानेंगे। तो आम चुनाव में फाइनली 2004 में इसका उपयोग किया गया था। तो यहाँ पर यह सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 65, ऐसे लोगों का समूह जो संसद द्वारा बनाए गए कानून लागू करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं कहलाती है वह व्यवस्थापिका कहलाती है। न्यायपालिका और कार्यपालिका ये दोनों अलग है। तो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं वह होती है व्यवस्थापिका। ठीक है। और इसके बाद 66 से है, देश के किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो इसमें से किसकी शरण में वह जा सकता है। तो अब आप इसका जनरल आंसर होगा कि आप किसकी शरण में जाएंगे। अब आप बताइए सोच के किसकी शरण में जाएंगे। आप सीधे से न्यायालय की शरण में ही जाएंगे। अब निम्न में से कौन सा जल संबंधी रोग है। जल संबंधी मतलब जल से होने वाला। ठीक है, पानी पीने से कोई रोग नहीं होता है, रोग दूर होते हैं, लेकिन जल के अंदर उसके बैक्टीरिया पलते हैं और फिर वह रोग होता है। तो वह रोग होता है हैजा। ठीक है। और फिर 68 है आपका 68 नंबर में, जन सुविधाओं के लिए सरकार को धन कहाँ से प्राप्त होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जन सुविधाओं के लिए सरकार के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। तो वो टैक्स भी लेते हैं, जुर्माना भी लेते हैं और अन्य टैक्स भी लेते हैं। कुल मिलाकर इसका सभी आंसर आ जाएंगे, डी वाला आ जाएगा। बाल श्रम के विरुद्ध कानून लाया गया, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्यूजन है कि इसका क्या आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, मध्य प्रदेश में किस नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है। तो यह सभी जानते हैं कि हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है शिप्रा नदी के तट पर। तो यह इस प्रकार से आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। और हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपका मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन अलग से करवा दिया था। तो आई होप कि यह सारा आपको कंप्लीट अब हो गया होगा। मेरा मानना है कि आप जब मिलाने के बाद आपको लगेगा कि आपका नेशनल मेरिट का मेंस में चयन अब हो जाएगा स्कॉलरशिप के लिए। आई होप कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि आप मैथमेटिक्स का बेहतर कंटेंट देखना और समझना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल जो मेरा है इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है वहाँ मैथमेटिक्स की बारीकियाँ और उसके कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।